से मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। ओ हो, कहाँ गया पेन, वाइट पेन, पेन पेन अपना आया। तुम्हें जरा से मुलाकात हो गई। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। पता नहीं रात का 11 बजने वाला है और ये प्राइजेक्शन का वीडियो नंबर 4 है। तो हमने प्राइजेक्शन के ऊपर पहले 3 वीडियो में बात की हुई है। तो उन तीनों वीडियो में जो चीज़ें जो मैंने समझाने की, जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या समझा है और उसको थोड़ा इन शॉर्ट समझ लेते हैं। उसके बाद फिर वीडियो नंबर 4 पे जाएंगे। मतलब जो नेक्स्ट हम लोग को समझना है, जो प्राइजेशन को समझने के लिए हम लोगों को बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों को जानना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं जैसे हम लोगों ने शुरू किया था। देखिए, हम लोग मान के चल रहे थे कि हम लोग प्राइजेक्शन में हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, बस हम लोगों को पता है कि हम लोग एक न्यू बिगनर हैं और हम लोगों ने कहीं से थोड़ा बहुत सुन के रखा है कि ठीक है, एक प्राइजेक्शन नाम का भी चीज़ होता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। हम लोगों ने ऐसा सुना है। पर और एक और चीज़, प्राइजेक्शन में कोई भी इंडिकेटर या फिर ऐसा कुछ भी इनबिल्ट चीज़ों को नहीं लगाते हैं जिसमें हम लोगों को पता चल सके कि ये चल क्या रहा है मार्केट में। मतलब जब मार्केट में जो इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करते हैं तब। बाकी एक्स्ट्रा में हम लोग जब रिसर्च करते हैं तब अलग अलग इंडिकेटर्स थोड़े बहुत कोई लगाते हैं, जिससे हम लोग अपने मार्केट को अलग नज़रिए से देखने का कोशिश करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो है, थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, पर वो डायरेक्टली हम लोग बाय या सेल करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। तो शुरू से अगर देखें तो हम लोग जब प्राइजेक्शन को देखते हैं, एक नया बिगनर ट्रेडर के हिसाब से अगर देखें तो उसको बस 2 चीज़ें दिखती हैं इस चीज़ में कि प्राइस है, एक एक्शन है। अगर इसमें से बस इतना ही चीज़ें पता है। और देखिए, आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा आपको कि आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि अगर आप जितना दिन तक आप मानते रहेंगे कि आपको कुछ आता है, तब तक आप ट्रेड करते रहिएगा और आपका लॉस होते रहेगा। और जिस दिन आप मान लीजिएगा कि आपको अभी कुछ नहीं आता है और आपको कुछ सीखना है, यहाँ आपका सीखने का प्रायोरिटी होना चाहिए। पैसा तो अपने आप मार्केट दे ही देगा। यहाँ मार्केट में आप कुछ नहीं बनाते हैं, मार्केट आपको बना के देता है। आप कितना मार्केट को रेस्पेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा आपने इसको मतलब लर्निंग में कितना ज़्यादा ध्यान दिया है। आपके पास्ट के लर्निंग्स, आपका जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज जो गैदर किए होंगे, आपके एक्सपीरियंस जो आपके पास होगा, वो आपको पैसा बना के देता है। वो आपको मार्केट को समझने की और टिके रहने की, अपने ट्रेड में बने रहने की ताकत देता है। ठीक है, तो ये तभी आपका आएगा जब आपको वो जो कॉन्फिडेंस, जो आपको लग रहा है कि अभी आप कॉन्फिडेंट है, बना लेंगे, वो चीज़ को आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस बनाने के छोड़ के आप अपने सीखने में ध्यान दें। भले आप इसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो, आप अगर ये मान के बैठें कि आप मतलब कमा लीजिएगा, मार्केट में बहुत अच्छा से कमा लीजिएगा, और आपको अगर नॉलेज नहीं है, मतलब आप अगर तुक्के पे अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस
जो एक्सपीरियंस का जर्नी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट में आपको कुछ नहीं बने। आपको मार्केट को रेस्पेक्ट करना ही होगा और आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग को बिगनिंग में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और इसमें से हम लोग जब प्राइस एक्शन का नाम सुने तो प्राइस एक्शन में हम लोगों को बस एक ही चीज़ दिखा कि ठीक है, दो चीज़ दिखा, प्राइस में हम लोगों ने सुना हुआ था कि गुड प्राइस भी होता है। कोई गुड प्राइस होता है मतलब एक प्राइस जहाँ पे लिया जाता है, जो मार्केट में जो लोगों ने या फिर जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं या फिर यूट्यूबर से सुना था कि ये एक अच्छी जगह पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा टाइम है बाइंग या सेलिंग करने का, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑन व्हाट दे आर सेइंग और व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ये गुड प्राइस है या फिर बैड प्राइस है। उन लोगों के हिसाब से, वो किस टाइप के ट्रेडर हैं उसके हिसाब से वो गुड प्राइस हो सकता है या फिर बैड प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो गुड प्राइस होता है, बैड प्राइस होता है, ठीक, ऐसा हम लोगों ने सुना था। पर इसमें भी बात वही आ जाता है कि ठीक, पर बात ये है ना कि ये गुड प्राइस या फिर बैड प्राइस ये होता क्यों है, क्यों आप बोल रहे हैं, कोई यूट्यूबर ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये गुड प्राइस है या फिर बैड प्राइस है, ठीक है। ये क्यों, मतलब वाई वाला क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, ये आया, ठीक है। अब कोई बैड में भी बोला तो वो भी तो, उसका भी तो वाई वाला आना चाहिए। अगर ये है, ठीक है, क्यों, अगर वो बताता है कि मान लीजिए आपको कहीं से पता चल जाता है कि वो गुड प्राइस या बैड प्राइस क्यों है, तो फिर नेक्स्ट टाइम या फिर ठीक है, वाई, फिर व्हेन, फिर कब, फिर से ये गुड या फिर बैड प्राइस कब होगा, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो जो अभी बोल रहा है कि ये गुड प्राइस या फिर ये गुड प्राइस है या फिर ये बैड प्राइस है, तो अभी तो ये बोल रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं कि ये गुड प्राइस है या फिर बैड प्राइस, कोई भी एक सिचुएशन को मान के वाई बोला, मतलब बोला वो गुड प्राइस है, तो हम लोग उसको पूछें कि क्यों, ठीक है। तो क्यों अगर वो बताया, तो अगर क्यों बताया तो उसमें आंसर ये भी मिलना चाहिए कि फिर अगला बार भी ये सिचुएशन आएगा तो वो कब हो सकता है, व्हेन, फिर से वो ऐसा सिचुएशन क्यों बोल रहा है। ये दोनों सवाल, एटलीस्ट ये दोनों सवाल तो आने ही चाहिए और इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए, तभी वो आपके लिए गुड प्राइस है या फिर बैड प्राइस है डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये आपको पता है और उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेज करके और मनी मैनेज करके अगर आप ट्रेड में घुस रहे हैं तो फिर वो आपके लिए काम करेगा, नहीं तो आपके लिए काम नहीं करेगा। और काम नहीं करेगा का मतलब ये है कि किसी और के लिए गुड प्राइस हो सकता है बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, पर अगर उसका गुड प्राइस होने के कारण उसका मतलब है कि उसको पता है कि क्यों ये गुड प्राइस है और वो कब, वो सिचुएशन किस टाइम पे होगा वो गुड प्राइस, वो भी उसको पता होगा, उसका कुछ ना कुछ टेक्निक होगा जिससे वो पता करे, तो उसके लिए वो गुड प्राइस है। पर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तब कब होगा जब हमें भी ये पता हो कि वो क्यों बोल रहा है कि वाई, और ये क्यों व्हेन का आंसर पता हो और हमारे टेक्निक या फिर हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना वो सही बैठता है, तब जाके हमारे लिए गुड प्राइस होगा। क्योंकि देखिए, अगर हमारे लिए गुड प्राइस नहीं है तो हमारे लिए वर्क करेगा भी नहीं, तो इसलिए हम लोगों को वाई और व्हेन का आंसर चाहिए, ठीक है। तो इससे बस प्राइस से हम लोग ये पता कर, प्राइस से हम लोग को बस इतना ही पता चल रहा है, मुझे अभी तक इतना पता चल रहा है। बाद बाकी प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहता है, मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक। तो ठीक है, प्राइस से बस इतना ही पता करने सक रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब अगर प्राइस में इतना ही, रखिए इसको मुझे मिटाने दीजिए, क्यों नहीं रहा, सब हटा देते हैं। अब एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्राइस में देखा कि हम लोग का प्राइस गुड प्राइस या फिर बैड प्राइस क्यों होता है और कब होता है हमारे लिए, कोई भी प्राइस गुड प्राइस या फिर बैड प्राइस कब होता है, ठीक है।
अब एक्शन की बात आते हैं, ठीक है, प्राइस और एक्शन में। अगर हम लोगों ने देखा कि एक प्राइस है, ठीक है, अब ये प्राइस देख के अगर हम लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा प्राइस है, पता नहीं क्यों लगा, कोई रीज़न नहीं पता, अभी बिगनिंग में हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोगों को बस पता चला कि ये चलो ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल प्राइस है, मान लेते हैं 40,000 50,000 कोई भी। अब हम लोगों ने प्राइस देखा और हमें किसी भी तरीके से बाई गर्ड्स और वट एवर मतलब कोई दिमाग में बस बैठ गया कि चलो बाइंग करते हैं क्योंकि ये अच्छा प्राइस लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक्शन ले लिया, ठीक है, एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया कि बाई का एक्शन ले लिया, बाइंग कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बाइंग क्या सोच के किए कि हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक, प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो यही ना सोच के लिए हैं। अब बात आता है प्रॉफिट जब हो रहा है, तो अभी एक चीज़ जो हम लोगों को सीखना है या फिर हम लोगों को ध्यान देना है कि मार्केट अपने आप ऊपर या नीचे नहीं होता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको कोई ना कोई बायर्स बाइंग कर रहे हैं तभी जा रहा है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कोई और सेलर्स होंगे जो मार्केट को सेल कर रहे होंगे, ठीक है, तभी जा रहा होगा। तो अगर हम लोगों ने बाइंग का किया है, अगर बाइंग का इस जगह पे किया है, यह मान लेते हैं 40,000 है, ठीक है, तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो ये मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा होगा, मार्केट ऊपर तभी जा रहा होगा ना कि जब और भी बायर्स बाइंग कर रहे होंगे, बायर्स आए होंगे तभी तो जाएंगे, तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा। या फिर हम लोग जब ठीक है ऊपर जाएगा और ऊपर बायर्स आए और मार्केट ऊपर गया तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने का चांस है। और अगर बायर्स के बदले सेलर्स आ गए तो मार्केट ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए तो हमारा एक्शन लेने के बाद क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन लेने के बाद बायर्स आने चाहिए, ठीक है। तो हमारे एक्शन लेने के बाद जो अदर्स का एक्शन क्या होना चाहिए, अगर हम लोग को प्रॉफिट चाहिए तो अदर्स का एक्शन क्या होना चाहिए। अदर्स का मतलब हम तो अकेले तो हम हैं नहीं जो हम मार्केट को मूव करा रहे हैं, हम अकेले तो पार्टिसिपेंट है नहीं ना इस मार्केट में। तो जब हम अकेले मार्केट में पार्टिसिपेंट है नहीं, तो जो अदर्स और भी अलग अलग पार्टिसिपेंट हैं उन लोग जब आएंगे, तो अगर मेरे हिसाब से मार्केट को चलना है जो कि प्रॉफिट हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि अदर्स का जो एक्शन है वो भी बाइंग के साइड में ही होना चाहिए। तो इसका मतलब तभी हम लोग का अदर्स का एक्शन अगर बायर्स रहा तो हम लोग का चांस है कि हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस बात को समझ गए हम लोग। इसका मतलब ये है कि अगर इसको इन शॉर्ट बोलें तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, अगर प्रॉफिट चाहिए तो क्या हम लोगों को प्राइस को देखना होगा, ठीक है, प्राइस को देखना होगा और उससे डिटरमाइन करना होगा। हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना होगा कि अदर्स का जो एक्शन है, अदर्स एक्शन वो जिस साइड में हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको उसके हिसाब से देख के जिस उसमें मतलब जैसे कि हम लोग अगर बाइंग का प्लान करके बैठे हुए हैं तो फिर हम लोग प्राइस को देखेंगे और प्राइस से पता करने की कोशिश करेंगे जो अदर्स का एक्शन है वो भी उन लोग का बाइंग के साइड का व्यू बनेगा, ठीक है, यही ना चाहेंगे हम लोग। तो वो लोग बाइंग का कब सोच रहे हों, ठीक है, अब कब वो बायर बनेंगे तभी तो हम लोग का प्रॉफिट होने का चांस है। तो ये होता है सिंपल एक प्राइस एक्शन का स्टडी, ठीक है। तो हम लोगों को अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको प्राइस से किसी न किसी तरीके से पता करना होगा कि अदर्स का एक्शन भी उसी साइड में हो जिस साइड में हम रिस्क लेना चाहते हैं, और अगर उनका भी उसी साइड हुआ तो मेरा प्रॉफिट होने का चांस है। अगर इसको एक और तरीके से देखना चाहें तो हम लोग अदर्स एक्शन को पहले रीड करते हैं मार्केट में, इंट्राडे में घुसने से पहले जो हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें यही पता करते हैं कि अदर्स दूसरा जो किए हुए हैं, दूसरा जो मार्केट को डिटरमाइन कर रहे हैं, दूसरा जो मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, जो अदर्स का जो वो एक्शन
कर रहे हैं, एक्शन मतलब वो कब एंट्री कर रहे हैं, कब एंट्री नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कौन से बायर्स आए हैं, कौन से बायर्स नहीं आए हैं, कौन से बायर्स मार्केट में एंट्री ले चुके हैं और कौन से बायर्स अभी तक एंट्री नहीं ले चुके हैं। तो मार्केट कब तक रहेगा, जो वो एंट्री ले चुके हैं वो लोग अपना छोड़ेंगे या फिर वो अपना व्यू को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, तो उसको हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे तो शायद हम लोगों को पता चल सके कि प्राइस शायद इसके बाद ऊपर जा सकता है। तो अदर्स का एक्शन को हम लोग डिटरमाइन किए, उसके बाद किससे डिटरमाइन किए, प्राइस से, ठीक है, प्राइस से डिटरमाइन किए। उसके बाद हम लोग अपना एक्शन लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना एक्शन लिए जब हम लोगों को पता चला कि चलो ठीक है अदर्स का एक्शन अब शायद बाइंग के साइड में जाएगा। तो जब एक्शन लिए तो अगर मार्केट हमारे साइड में गया, जिस साइड में हम लोगों ने लिया उस साइड में, तो हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो हमारा एक्शन लेने के बाद वो प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को प्रॉफिट अगर चाहिए तो प्राइस देखना होगा और प्राइस का अदर्स का एक्शन को डिटरमाइन करना होगा कि वो कब, जैसे इसमें हो गया कि मैंने पहले ही सोच के रखा है कि बाइंग साइड में मुझे क्या चाहिए, मुझे बाइंग साइड में मैं ट्रेड लूँगा, तो उसमें भी मुझे प्राइस का इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार कब तक करना होगा, जब तक हम प्राइस को देख के हम लोग ये ना पता कर लें कि अब अदर्स जो दूसरे ट्रेडर्स भी उन लोग बाइंग का पोजीशन अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग भी एक बाइंग के साइड में अब उन लोग का भी व्यू बनने वाला है, क्योंकि वो मार्केट अब वैसे ही दिखाने लगा है। तो अब वो भी बाइंग का, तो हम लोग जब इंतजार किए तब तक इंतजार किए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के बाद हम लोग अपना एक्शन लिए और एक्शन क्या लिए, बाइंग का एक्शन लिए और फिर वो प्रॉफिट हो सकता है। या फिर हम लोग जैसे इंट्राडे ट्रेडर हैं जो बाइंग या फिर सेलिंग दोनों कर सकते हैं, तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अदर्स जो दूसरा ट्रेडर्स हैं उन लोग का अदर्स का एक्शन को रात भर या फिर जब भी आपको टाइम मिले वो हम लोग रीड करने का कोशिश करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं कि उन लोग कब कहाँ पे कहाँ क्या एंट्री किए हैं, कब कहाँ पे मार्केट आएगा, तो वो मतलब अपना पोजीशन से निकलेंगे या फिर नया पोजीशन बनाएंगे, उस जगह को हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ ऐसा सेटअप ढूंढते हैं जिसमें हम लोगों को लगे कि उन लोग भी डर रहे हैं या फिर अब मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगा। तो ऐसा हम लोग रिसर्च करते हैं और कुछ रिसर्च किससे करते हैं कि प्राइस को देख के, और फिर जब हम लोग को वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मिलता है, उस बिल्कुल एग्जैक्ट में जब लगने लगता है कि हाँ सही मार्केट जा रहा है, प्राइस हम लोग को बता रहा है कि ठीक है अब मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। और उसमें भी हम लोग अपना मनी मैनेज और रिस्क मैनेज करके ही वहाँ एंट्री लेते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट हमारे साइड में चला जाता है तो हम लोग प्रॉफिट के लिए बैठते हैं या फिर कितना दूर किस टाइप का सेटअप बना है, कितना मतलब क्या, कौन से बायर्स हैं, कौन से सेलर्स हैं, कौन से जो अदर ट्रेडर्स कौन से टाइप के ट्रेडर्स हैं, उनको देख के हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हम लोग को कितना देर बैठना है, कितना देर नहीं बैठना है, कितना बैठना है इन द सेंस कि हम लोग ट्रेड लेने के बाद कितना देर ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, उसको और सब कुछ करने के बाद हम लोग प्रॉफिट को लेते हैं या फिर स्टॉप लॉस लेते हैं। इसी जो प्रोसेस है, यही जो प्रोसेस है, ये जो 2-3 तरह के प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, इसी प्रोसेस को प्राइस एक्शन का ट्रेड बोला जाता है। इस प्रोसेस को अब इस प्रोसेस को ही प्राइस एक्शन का ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया जो प्राइस एक्शंस का। और हम लोगों ने बोला था कि ठीक है, तो इसी को प्राइस एक्शन का ट्रेड बोलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने प्रोसेस को समझ लिया था, ठीक है। अबे यार, प्राइस एक्शन का प्रोसेस को हम लोग समझ गए थे कि प्राइस एक्शन में हम लोगों को क्या सीखना है। और हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अदर्स का एक्शन, अदर्स में जैसे अदर्स का एक्शन, जैसे अदर्स एक्शन के बारे में हम लोगों को इन्हीं लोग के बारे में हम लोगों को पता करना है कि ये क्या है, इन लोग कब रिएक्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे, कब बाइंग करने के लिए आएंगे, कब सेलिंग करने के लिए आएंगे, कब अपना पोजीशंस बनाएंगे, कब अपना पोजीशन से निकलेंगे, उसी चीज़ को डिटरमाइन करना।
उसको कैसे पता करेंगे, वो प्राइस से पता करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टेक्निक होते हैं, प्राइस में हम लोग को सब कुछ दिखता है कि कौन से ट्रेडर आए हैं, कौन से ट्रेडर नहीं आए हैं। तो अगर हम लोग को अदर्स का एक्शन के बारे में पता करना है तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को पहले तो ये भी पता करना है कौन है ये लोग, कौन है जो ये अदर्स हैं, किस टाइप के ट्रेडर हैं, क्योंकि उनका भी माइंडसेट हम लोगों को पता रहना चाहिए ना। कि देखिए मार्केट में बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अलग अलग ट्रेडर, कोई कोई महीना भर के लिए ट्रेड लेते हैं, कोई कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड लेते हैं। तो वो जैसे कोई अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो वो आज ही ट्रेड लेगा और आज ही उसको स्क्वायर अप करके चले जाने का कोशिश करेगा। तो उसके लिए उसी टाइप का मतलब सेटअप काम करेगा। अब कोई अगर इन्वेस्टर है या फिर कोई ट्रेडर है जो 3 महीना के लिए 4 महीना के लिए अपना व्यू बना के रखा है, तो उसके लिए छोटा मोटा करेक्शन कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता। तो वो ट्रेडर का स्टॉप लॉस भी दूर होगा और उसके लिए मतलब छोटा मोटा जो ऊपर नीचे होता है मार्केट, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना रिस्क को मैनेज करके ही अंदर आया होगा। वो सोच के आया होगा कि मैं इसके ऊपर, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा मार्केट तब तक कोई एक लेवल पकड़ लेगा और उससे बोलेगा कि मैं इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो उस चीज़ को भी हम लोगों को देखना होगा कि कौन कहाँ किस टाइप के ट्रेडर कहाँ पे फंसे हुए हैं। उसके हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड को डिसाइड करते हैं, हम लोग उसके हिसाब से पता करते हैं। तो ये पहले तो पता होना चाहिए ना कि कौन है वो ट्रेडर्स, ठीक है। कौन है, क्यों पता करना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाता है कि कब, मतलब कौन से लेवल पे, जो अभी बोले ना कि कोई अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर मतलब हो गया कि कोई हफ्ता भर के लिए ट्रेड करता है, कोई 2 महीना के लिए ट्रेड करता है, कोई 3 महीना के लिए ट्रेड करता है। तो वो ट्रेडर, वैसे वाले ट्रेडर जो किसी ऐसा मतलब कोई तो उन लोगों का रीज़न होगा कि वो एंट्री कहीं पे किए होंगे, या फिर वो कब तक उनका प्रॉफिट हो रहा है तो कब तक वो अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे होंगे, या फिर उनका अगर लॉस हो रहा होगा तो कब तक वो अपना लॉस को मतलब स्क्वायर अप करके निकलेंगे उस ट्रेड से। तो वो उस चीज़ को उन लोग को भी तो कोई रीज़न चाहिए होगा, तभी तो उस लेवल को हम लोग कैसे पता करें, वो लेवल हम लोग कैसे डिटरमाइन करें, वो भी तो हम लोग पता होना चाहिए। वो तो ये क्या पहले तो पता होना चाहिए कौन से ट्रेडर का हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या व्यू है, उसके हिसाब से फिर वो कब जाएंगे और फिर कब छोड़ेंगे, और फिर वाई, ये वाई भी तो आता है कि क्यों छोड़ेंगे, जैसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है, या फिर उनका स्टॉप लॉस हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, क्या रीज़न क्या है। ऐसे ही तो अंदाज़ा कुछ होगा नहीं, कुछ तो ऐसा रीज़न होना चाहिए, तभी तो वो छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों ने मेन चीज़ डिस्कस किया था। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड वीडियो तो मैंने वो प्रॉफिट के लिए कैसे हम लोग मतलब मार्केट में एंट्री होने देते हैं, पोजीशंस बनने देते हैं, उसके बाद पोजीशंस बनने के बाद उन लोगों का जो रिएक्शन होगा उस पर कैसे ट्रेड लेते हैं, उसका कैसे सोच है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने बात किया था। तो वो चीज़ था, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमारा काम था, ये अभी तक हम लोगों ने जो समझा है वो चीज़ समझा है, ठीक। अब ये हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अदर्स के बारे में जानना। ये अदर्स, देखिए अब मैं अदर्स के बारे में धीरे धीरे मतलब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पर मैं सबका बारे में बात करूँगा एक एक करके, पर और चार्ट में भी हम लोग बात करेंगे, चार्ट में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए टाइम लगेगा। अभी पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो माइंडसेट है, माइंडसेट को समझ लेते हैं उन लोगों का,
अदर्स का माइंडसेट को समझेंगे, कौन है, उनका माइंडसेट कब है, हम लोग कब अपना प्रॉफिट अपना अगर एंट्री लिए होंगे तो वो कब निकलेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो एक एक करके, पर देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अगर अभी एक ट्रेडर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने ये बताया था ना, वाई, व्हेन और हु, ये तीनों के बारे में हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो देखिए ये इंटरट्वाइंड है, ठीक है। हम लोग अगर हु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें मैं बात करते करते वो कौन है पता करते करते उसके बारे में जब हम लोगों को पता चल जाएगा ना, जैसे आपको अगर मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया ना, तो मेरी कमजोरियों के बारे में आपको अपने आप पता चल जा रहा है। तो कमजोरी के बारे में पता चलेगा तो वो मैं कब डरूंगा इसके बारे में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना, और क्यों डरूंगा वो भी तो खुद पता चल जाएगा ना। तो देखिए जब मैं हु से भले स्टार्ट कर रहा हूँ, पर उसी के बीच में व्हेन और वाई का पता आपको धीरे धीरे खुद ब खुद पता चलने लगेगा, ठीक है। और मैं इसको एग्जैक्टली कोई ये रट्टा रटाया कोई किताब नहीं है कि यहाँ से हु के बारे में बता रहे हैं तो हु बस ऐसे बस लिख दिए। जैसे स्कूल में बोलता था कौन इसका बाप कौन था, तो वो चंद्रशेखर था, लिख दिया चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर के बारे में बताते बताते व्हेन और वाई का भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मतलब मैं बिल्कुल लिख लिख के ऐसा नहीं बताने वाला कि यहाँ पे ये मैं व्हेन बता रहा हूँ, यहाँ पे वाई बता रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक। तो थोड़ा सा पॉपअप कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि देखिए मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मतलब अभी तक मैंने ऑप्शन बाइंग किया है। मेरा लगभग डेढ़ साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, अभी तक नहीं हुआ हूँ, पर मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो सीखा है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, ठीक। तो मैं ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट किया था, और इसलिए मैं सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में मैंने जैसे सीखा, तो मैंने सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में सीखा। और उसके बाद मुझे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दिमाग में घुसा था कि क्यों, कब, कहाँ एंट्री और क्यों एग्जिट लेना चाहिए, तो वो चीज़ मेरा ऑप्शंस का रीड करते करते ही मुझे लगभग 7 महीना बाद पहली बार मुझे खुद से पता चला, या फिर मतलब मुझे मेरा उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वो चीज़ था ऑप्शंस के बारे में। तो मैं पहला चीज़ ऑप्शंस के बारे में ही बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर फ्यूचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऑप्शंस होते क्या हैं, देखिए इन शॉर्ट एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शन इसका नाम रहता है। एफ एंड ओ का मतलब होता है ये हेजिंग के लिए होता है। ऑप्शंस एक हेज पर्पस के लिए बनाया गया है। अब ये हेजिंग क्या होता है, भगवान जाने क्या होता है। हेज मतलब सॉरी, हेजिंग एक इंश्योरेंस की तरह होता है, ठीक है। हेजिंग का मतलब इंश्योरेंस से समझ लीजिए, इंश्योरेंस की तरह होता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं। ऑप्शन क्या होता है ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं आपने हेल्थ इंश्योरेंस, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। कट जाओ, कैसे कटेगा, अरे यार ऑप्शंस, आपने कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, फिर या फिर किसी आदमी ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का ये भी एक इंश्योरेंस है, तो वो भी मैं ऑप्शन से एक इंश्योरेंस ही है, इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, ठीक है, इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है। तो इंश्योरेंस में क्या, इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने से क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि आपको मैं या फिर आप इस पॉलिसी, अगर आपने ये पॉलिसी ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने 500 रुपये मुझे देने होंगे, और इसके बदले
मैं आपको आपका हेल्थ को इंश्योर करता हूँ। कैसे करता हूँ? अगर मान लेते हैं ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है। लेवल क्या है कि आप फिट हैं, ठीक है, इस लेवल तक आपका, अगर आप नॉर्मल पर्सन की तरह आप ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो ये मान लीजिए ये लेवल है जब आपका हेल्थ इशू इसके नीचे है, नॉर्मल पर्सन का हेल्थ इशू इसके नीचे है। तो आपका थोड़ा बहुत अगर बुखार उखार होता है तो ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, ये तो कुछ अगर आपका ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है, तो और ऐसे मतलब थोड़ा बहुत इंसान है, थोड़ा बहुत तो फीवर उबर सर दर्द ऐसा तो होता ही है, पर वो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब कि आपको कुछ ज़्यादा बीमारी अगर हो गया तो उसका मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा। ये जो लेवल है ना, मैं ग्राफ के भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब क्या है, इधर बैड हेल्थ और इधर इस लेवल के नीचे गुड हेल्थ, ठीक है। आपका जब तक ये लेवल गुड हेल्थ में है तब तक आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। पर आप इस हेल्थ इंश्योरेंस में तभी बने हुए हैं जब आप ये 500 रुपया का प्रीमियम भरते रहेंगे। मतलब ये जो पॉलिसी जो बेचने वाला है ना, जो सेलर है ना, जो पॉलिसी बेचने वाला सेलर, वो चाहता है कि आप अपना हेल्थ को ध्यान रखें और अपना हेल्थ आपका गुड हेल्थ में ही रहे, वो ऊपर ना चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर चला गया, ऊपर अगर चला गया, बैड हेल्थ में चला गया, तो जो भी आपका मेडिकल में जो खर्चा होगा, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख, डिपेंड करता है आपका पॉलिसी कितने का है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना का है, उसके हिसाब से आपका सारा पैसा जो भी आपका खर्चा हुआ वो चीज़ इस 500 रुपये के बदले आपको देना होगा, उसको देना होगा आपको, ठीक है। जो सेलर है ना, सेलर इस चीज़ को जो ये जो राइट करके रखा है इस पॉलिसी का, जो इस सेलर बायर को देगा, ठीक है, अगर उसका बैड हेल्थ हो गया तो। पर अगर इसका हेल्थ नहीं बिगड़ा और इसका हेल्थ नहीं बिगड़ा और यहाँ पे इसके नीचे ही रहा, तो हर महीना आपको 500 रुपया देना होगा। हर महीना 500 रुपया देना होगा का मतलब ये है कि 1 महीना अगर बीत गया तो 1 महीना में ही 500 रुपया जीरो हो जाता है, फिर दूसरा महीना फिर से 500 रुपया देना पड़ता है और वो फिर से महीना का एंड आता है तो जीरो होता है, तीसरा महीना फिर से 500 रुपया दीजिए और फिर से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस जीरो होते जाएगा और ये पॉलिसी या फिर ये इंश्योरेंस तब तक चलते रहेगा जब तक आप ये 500 रुपया देते रह रहे हैं। इन शॉर्ट ये मतलब ये होता है कि आप रिन्यू करते रह रहे हैं, ठीक है, ये हर महीना आप रिन्यू करते रह रहे हैं और इससे आप सिक्योर रहेंगे किस चीज़ से, कि आपका अगर हेल्थ ख़राब हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक। ये होता है इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन सब इसमें किस टाइप से आ गया, बात तो ये भी है ना कि इन ऑप्शंस कहाँ से आ गया। तो ऑप्शन सब देखिए कैसे मार्केट में काम करता है। ऑप्शन मान लीजिए अभी कितना में चल रहा था मार्केट, हाँ 46 47 में चल रहा था, 47 48 में। मान लीजिए 48,000 का एक लेवल है मार्केट का, ठीक है। अब कोई सेलर, मतलब कोई सेलर आया, पॉलिसी वाला सेलर आया, वो बोलता है, वो जो जैसे वहाँ पे हेल्थ वाला लेवल था ना, वैसे ही वो बोलता है कि इसके ऊपर ये जो मान लीजिए कि ये बोलता है कि अगर ये मार्केट 48,000 के नीचे रहा, ठीक है, तो जैसे उसमें गुड हेल्थ था ना वैसे ही, और इधर जैसे इधर गुड हेल्थ था वैसे ही गुड हेल्थ और इधर बैड हेल्थ, ये वाला इधर था वैसे ही मार्केट, वो बोलता है कि मार्केट ओके जैसे सोचने दीजिए। देखिए देखो,
मतलब देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर या फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो 48,000 में अपना 48,000 में अपना पोजीशन बिल्ड कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसा रीजन होगा जिसमें उन लोगों को चाहिए कि मार्केट इससे ऊपर ना जाए, ठीक है, 48,000 के ऊपर ना जाए, और अगर जाए तो उनका जो पैसा है ना वो सिक्योर रहे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो करते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ना जाए, जैसे कि हम लोग जो चाहते थे ना, जो बायर, कि हमारा हेल्थ ऊपर ना जाए, मतलब हेल्थ ख़राब ना हो, इसीलिए तो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, कि कौन चाहता है कि अपना हेल्थ ख़राब हो? क्या आप लोग चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए तो। या फिर देखिए, आप अगर ये सोच के लिए हैं कि मेरा हेल्थ ख़राब होगा तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो ये तो बकचोदी है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई सोच के नहीं लेता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो इस जगह पे या तो अपना पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं, फिर कुछ ऐसा कारण होगा जिसके कारण वो नहीं चाहते कि मार्केट के ऊपर जाए, तो वो अपना जब पोजीशन बिल्ड करते हुए जाते हैं तो अपना पैसा को बचाने के लिए, मतलब अपना पोजीशंस में जो बिल्ड कर रहे हैं, तो अपना जो पैसा का वैल्यू को घटे ना, या फिर कुछ उनके अगेंस्ट में जाए, इसलिए वो सोचते हैं या फिर वो ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब उनको कोई एक ऐसा टूल चाहिए जिसमें उन्हें ये इंश्योरेंस मिल सके कि ये मार्केट इससे ऊपर ना जाए, या फिर नहीं, अगर चला जाए तो उसको उनका पैसा मिले। तो ये सेलर आते हैं इस चीज़ को राइट करने के लिए। वो जैसे कि वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले थे, वैसे ये ऑप्शंस ये इंश्योरेंस है, 48,000 का इंश्योरेंस है यहाँ पे, कि वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट अगर 48,000 के ऊपर जाएगा तो मुझे तुम 400 रुपया मुझे 400 रुपया दे दो। अगर 48,000 के ऊपर जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे वापस दे दूंगा, मतलब कुछ पैसे, मतलब मैं कुछ आपको, देखिए, एक सर्टेन अमाउंट, जो भी जितना भी जाएगा ना, वो पैसा उतना मैं ये जो है इंडेक्स है, उसमें भी कुछ स्टॉक्स होते हैं, तो मैं इतने सारे आपको इंडेक्स के स्टॉक्स में वापस दे दूंगा। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि 48,000 का जितना भी ऊपर जाए, मैं उसको खरीद के, जितना भी ऊपर जाएगा, 49,000 हो या फिर 49,000 हो या फिर 50,000 हो, मैं 48,000 में ही आपको खरीद के आपको बेच दूंगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। देखिए, इन सिंपल बोल रहे हैं कि मार्केट ये चाहते हैं कि मार्केट 48,000 के ऊपर ना जाए। जो बायर थे, जो इंश्योरेंस के बायर होते हैं, वो चाहते हैं कि 48,000 के ऊपर मुझे खरीदना ना पड़े, तो वो लोग इंश्योरेंस ले लिए। और सेलर का बोलना ये है कि 48,000 के ऊपर गया ना, तो मैं वो सारा, भले कहीं भी चला जाए, 49, 50, 1 लाख तक चला जाए, उसका मैं खरीद के आपको 48,000 में ही बेचने के लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का दाम अभी कितना है? 400 रुपया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ये है इंश्योरेंस ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस का मतलब यही होता है। तो अब अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ये मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा, तो अभी ये लाइबल है, मतलब ये सेलर बोला है कि मैं इस 1 महीना के बाद आपको भले कितनों भी ऊपर जाए, मैं 48,000 में आपको पैसा दे दूंगा। पर इस जो सेलर है, ये भी तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी कोई बेच रहा है या फिर सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर कोई सेलर इस जगह पे खरीद रहा है, इस जगह पे 49,000 पे खरीद रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं 48,000 पे आपको फिर से बेच दूंगा, भले मार्केट इसके ऊपर रहे या फिर नीचे। तो अगर ये 49,000 में है, तो उसको तो 1,000 नीचे में बेचना पड़ रहा है, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा ना, 400 का 500 होगा, ठीक है, 500 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये उस एरिया से ऊपर है ना, कि जहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, 48,000 के ऊपर नहीं जाएगा, वो सोच के लिया था, पर उसका ऊपर चला गया, और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक। ये है ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये इसका प्रीमियम बढ़ता है, ठीक, इसका प्रीमियम बढ़ता हुआ जाता है।
थक गया। तो पहला चीज कोई ना कोई सेलर होगा और दूसरा ये बायर है। अब बात ये है कि कोई अगर ऊपर की तरफ ये बोल रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं अगर ऊपर कोई अगर मतलब कोई सेलर बोल रहा है कि ऊपर के, कोई बायर बोल रहा है कि 48,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं इसी जगह पे मैं चाहता हूँ। तो अगर कोई ऐसा भी तो होगा जो बोलेगा कि 48,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब 48,000 है, मैं उसी में अपना सेल करना चाहता हूँ, उसी में अपना सेल करना चाहता हूँ, उसके ऊपर ही सेल करना चाहता हूँ या फिर उसी में सेल करना चाहता हूँ। तो उसके अगर नीचे आ गया तो मैं फिर भी मैं 48,000 पे ही सेल करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ चाहता है, ठीक है। तो उसमें भी कोई ना कोई सेलर होगा। तो दो टाइप के सेलर हो रहे हैं ना, जो ऊपर के लिए भी बोल रहे हैं कि मतलब ऊपर के लिए भी कोई इंश्योरेंस है और नीचे के लिए भी कोई इंश्योरेंस है। तो दो टाइप के सेलर हैं और बायर भी दो टाइप के हैं। तो ठीक है, जो अब इस चीज में देखिए, जो ऊपर के तरफ बोलता है ना कि हाँ हम, जैसे कि पहला वाला वो बोलता है कि हाँ, इससे ऊपर जाएगा तो हम आपका प्राइस बढ़ते जाएगा, या फिर मतलब ये ऊपर के साइड का अगेंस्ट में जो ये करता है उसको बोलते हैं कॉल राइटर। ठीक है, कॉल राइटर, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि क्यों है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जितना टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका दिमाग शार्प होगा, या फिर उस चीज़ जितना आप टाइम दीजिएगा ना मार्केट को सोचने में, इसको जितना समझने में टाइम दीजिएगा उतना आपके लिए बेटर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के सेलर हैं। ठीक है, एक चाहते हैं, ये सेलर के हिसाब से, एक चाहते हैं कि 48,000 के ऊपर मार्केट ना जाए, क्योंकि अगर उसके ऊपर नहीं गया, यहाँ पे मार्केट अगर नीचे घूमता रहा तो ये जो 400 रुपया है धीरे धीरे जैसे उसमें हर महीना इंश्योरेंस में हर महीना 400 रुपया देना पड़ रहा था ना, हर महीना 400 रुपया, तो वैसे ही इसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, हर ऑप्शन का भी एक्सपायरी डेट होता है। जैसे वीकली होता है और मंथली भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। तो वीकली वाला एक वीक के बाद ये 400 रुपया पूरा का पूरा ये सेलर के पास चला जाएगा। तो ये बस चाहते हैं कि इस एक वीक के लिए मार्केट 48,000 के ऊपर ना जाए। तो ये क्या चाहता है, ये सेलर क्या चाहता है, सेलर चाहता है कि 48,000 के ऊपर ना जाए। उस सेलर को जो चाहता है कि मार्केट 48,000 के ऊपर ना जाए, उसको बोलते हैं कॉल राइटर, क्योंकि वो कॉल को राइट कर रहा है, और कॉल को राइट करते हुए वो चाहता है कि वो ऊपर ना जाए। ठीक है, ये कॉल राइटर्स का काम है, इसको बोलते हैं कॉल राइटर्स। एक और राइटर होते हैं जो बोलते हैं कि मार्केट 48,000 का नीचे ना आए। ठीक है, 48,000 का नीचे ना आए। ठीक, मार्केट तो कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि 48,000 के नीचे ही रहे, 48,000 के ऊपर ही रहे, उसके नीचे ना आए, क्योंकि उसके ऊपर रहेगा तो मार्केट धीरे धीरे जो ये 400 रुपया है ना धीरे धीरे घटते जाएगा, जितना क्लोज जाते जाएगा वीकली का एक्सपायरी के दिन उतना वो नीचे घटते जाएगा। और ये मार्केट का इसका जितना प्रीमियम है ना, इसका प्रीमियम धीरे धीरे घटते रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं थीटा डीके, या फिर प्रीमियम का डीके होता है उसको। तो ये टाइम डीके, थीटा डीके जो भी बोलना है बोलिए, ये कम होते जाएगा, और जितना कम होते जाएगा तो सारा पैसा इनका धीरे धीरे यहाँ इन सेलर्स के बीच में आते रहता है। तो ये हो गया कॉल राइटर्स और ये हो गया पुट राइटर्स। ठीक है, तो अब इस कॉल राइटर्स है और ये पुट राइटर्स है। तो ये कॉल राइटर्स को अगर कोई सेल किया है तो उसको बाय करने वाला भी तो होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉल बायर्स। अगर कॉल राइटर्स है तो इसको कोई खरीदने वाला भी होगा, तो इसको बोलते हैं कॉल बायर्स। और पुट राइटर्स को बोलते हैं, पुट राइटर्स है तो पुट राइटर्स को कोई खरीदने वाला होगा तो इसको बोलते हैं पुट बायर्स। ठीक है, तो ये कॉल बायर और पुट बायर को बोलते हैं ऑप्शन बायर। ये दोनों को मिला के ऑप्शन बायर ये बाय करते हैं। ठीक है, और कॉल राइटर या फिर पुट राइटिंग करता है जो लोग, उन लोग को बोलते हैं ऑप्शन राइटर्स। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स या फिर सेलर्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज होते हैं। ठीक है,
तो अब हम लोगों को अभी तक में से क्या समझ में आया? ऑप्शंस में, ऑप्शंस एक इंश्योरेंस की तरह होते हैं, इंश्योरेंस, और इसमें दो तरह के राइटर होते हैं, कॉल राइटर्स, जो कोई लेवल या फिर कोई ये जो 48,000 अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,000, 48,100, इस जो राउंड फिगर है उस लेवल्स को उन लोग राइट करते हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट उन लेवल से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ऊपर ना जाए मतलब ये हो गया, अगर इन शॉर्ट देखें, मार्केट का हिसाब से देखें, जो ऊपर मार्केट चाहते हैं कि वो इस लेवल के ऊपर ना जाए, उन लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर स्टॉक्स है और आपने यहाँ पे अगर सेल किया है तो आप क्या चाहेंगे कि ये मार्केट इसके ऊपर ना जाए और फिर नीचे आए तभी मेरा प्रॉफिट होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, नॉर्मली ये इसको सेलर्स बोल सकते हैं, ये ऐसे भी सेलर्स हैं। ठीक है, ये सेलर्स हैं, ठीक, पर इनको सेलर्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे पुट राइटर्स हो गए, ये भी चाहते हैं, पर ये बायर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर चाहते हैं, मार्केट को ऊपर जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बायर्स हो गए। इनको नॉर्मली जो स्टॉक्स के भाषा में इनको सेलर या फिर इनको बायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो जन, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। इनको अगर ये सेलर्स, ये दोनों तो सेलर्स ही है ना, तो वो जो इंश्योरेंस बना रहे हैं ऑप्शन को, ऑप्शन का तो सेलर ही है ना, तो ऑप्शन का सेलर है तो उसको कोई बाइंग करने वाला भी होना चाहिए। तो ये कॉल बायर्स और पुट बायर्स, ये चारों मिलके ऑप्शंस को चलाते हैं। ठीक है, तो ये चार जन होते हैं। ठीक, समझ में आया? ये चार जन होते हैं ऑप्शंस में, कॉल राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं, कॉल बायर्स होते हैं और पुट बायर्स होते हैं। ठीक, ये जो कॉल बायर और पुट बायर्स हैं इनको बायर्स बोलते हैं, ऑप्शन बायर बोलते हैं, और ये दोनों जो हैं इनको बोलते हैं ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा, या फिर उम्मीद करते हैं कि हम लोग सीख गए। ठीक है, वेट, थोड़ा मुझे कंप्यूटर को चार्ज में लगाने दीजिए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, हमने सोचा भी ना था। चार्ज क्यों नहीं हो रहा? ओके ओके, तो ये चार्ज होने लगा। ठीक है, ऑप्शंस एक इंश्योरेंस की तरह होता है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा या फिर इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मैं आपको उसी दाम में प्रोवाइड करने के लिए उतना ही क्वांटिटी स्टॉक्स की तरह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। इन सिंपल इंश्योरेंस का मतलब वही होता है। और जो हम लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस बायर, वो उस प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो जो प्रीमियम देते हैं ना, उस प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। ठीक, ये हो गया ऑप्शंस के बारे में। और ये ऑप्शंस को सीखते सीखते हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर। अब हम लोगों को बात इनके बारे में करना है। देखिए, अगर इस चीज़ को समझना है आपको, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इंश्योरेंस क्या है,
बिगनर्स ट्रेडर्स इस चीज़ को बिना कुछ सोचे समझे ही आ जाते हैं और ट्रेड करते हैं, जिस कारण बहुत सारे लॉसेस होते हैं। सभी करते हैं, सब करते हैं। अगर आप बिगनर हैं और अगर अभी आपने ट्रेड करना शुरू किया है और आपको इसका नहीं पता है तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। देखिए, मेरे सोचने से या फिर मैं कितनों भी बता दूं, इससे आपको कुछ भी आने या फिर जाने वाला नहीं है। आपको सब कुछ नहीं बता सकता, आपको हिंट दे सकता है कि ये ऐसे होता है, पर उसको अगर आपको अपना बनाना है तो आपको खुद मेहनत करना होगा, आपको खुद उसके ऊपर दिमाग लगाना होगा, उसके खुद आपको टाइम देना होगा कि ये क्यों होता है, क्या होता है, क्यों चाहिए, क्यों बनाया है। जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको खुद ढूंढना होगा। और वो ढूंढना, देखिए, खुद ढूंढने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इकलौते हैं जो दुनिया में ढूंढे हैं, ठीक है। आपको न्यूटन या फिर आइंस्टाइन नहीं बनना है जो आप पहली बार कोई ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाल रहा है। नहीं, ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं निकालना है। पर ये स्कूल भी नहीं है, जो आपको मास्टर आके बताएगा कि भाई देख, न्यूटन ने F = ma निकाला था, मास इंटू एक्सेलरेशन निकाला था, ये फॉर्मूला दिया था। वो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बताएगा टीचर की तरह कि F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आपको यहाँ पे वो भूख आपको खुद जनरेट करना होगा कि ठीक है भाई, वो फोर्स जो वो एप्पल गिरा, जो न्यूटन ने वो एप्पल गिरा तो वो क्यों गिरा, ठीक है। और वो आपको खुद वो जो न्यूटन को जो भूख था, वो भूख आपको जनरेट करना होगा कि भाई क्यों वो गिरा, क्यों नहीं गिरा। और उसके बाद आप ये मत सोच के बैठ जाइए कि मैं ये पूरा का पूरा मैं खुद बनाऊंगा या फिर मैं न्यूटन बनूंगा, मैं ही पहला हूँ जो मैं उस चीज़ को ढूंढना। आपको उस भूख को मिटाना है या फिर देखिए, अगर आपको भूख लगा है ना किसी चीज़ का, तो आपको उस भूख मिटाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहले तो वो भूख को जनरेट कीजिए अपने आप में कि मुझे इसके बारे में सोचना है। मुझे जो भी मेरा दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई ऑप्शन क्या होता है, वो क्यों हफ्ता में ख़त्म हो जाता है, हफ्ता भर में वो क्यों इतना, मतलब एक ऐसा क्या चीज़ है जो, मतलब हफ्ता पहले हम देखे थे कि 500 रुपया था और अभी 0 हो गया हफ्ता के में। मेरा लॉस क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या हुआ। ये कॉल राइटर्स क्या होते हैं, पुट राइटर्स क्या होते हैं, कॉल बायर्स क्या होते हैं, पुट बायर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे इन लोग प्रॉफिट बनाते हैं, इसके बारे में आपको खुद ही सोचना होगा। वो पहले भूख जनरेट कीजिए, वो जो हंगर है ना, वो हंगर जो मुझे जानना है, इस हंगर को जनरेट कीजिए और ढूंढिए। और ढूंढने के बाद भी बहुत बार ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये तो सब कुछ पहले से पता हुआ है। देखिए, YouTube में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा YouTube में, पर YouTube आपको वो हंगर पैदा करके नहीं दे सकता। वो हंगर आपको खुद पैदा करना होगा। वह जब आप वो हंगर पैदा करेंगे तो आपको धीरे धीरे कहीं से यहाँ से एक पॉइंट, वहाँ से एक पॉइंट जोड़ते जोड़ते आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं न्यूटन का एग्जाम्पल क्या दे रहा था कि एप्पल गिरा क्यों, उसका हंगर जब आपको पता चला, वो हंगर के साथ अगर आप अपने टीचर के पास गए तो आपको जो वो फोर्स के बारे में F = ma बताएगा, वो आप जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, वो आप जल्दी सीख सकते हैं। और उस टाइम आप इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बल्कि आप अपने लिए पढ़ रहे होंगे कि भाई ठीक है, मुझे ये चाहिए था, क्यों गिरा वो मुझे पता करना था। तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको जनरेट नहीं करना पड़ा, आपको पता चला कि कोई और जनरेट करके रखा है, उसके बारे में सोचिए। तो फिर आप सोचने लगेंगे ठीक है, मेरा जो भी क्वेश्चंस था क्या उसका आंसर्स मिला इससे, तो वो आपका हो जाएगा। वो फॉर्मूला फिर न्यूटन का नहीं रहा, वो आपका फॉर्मूला हो गया। इसी को पढ़ाई भी बोलते हैं, इसी को रिसर्च भी बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये करना है तो देखिए, ऑप्शंस मैंने बताया, पर ये जो क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएंगे, वो क्वेश्चंस आपका हंगर डिटरमाइन करेगा कि आप कितना हंग्री हैं उस चीज़ को पता करने के लिए।
आपको कितने सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको खुद ही ढूंढने हैं, या फिर मेरे सहारे, या फिर मैं छोटा सा अगर हिंट दे के आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए तो ये आपकी मेहनत है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जो मैं आज बता रहा हूँ ये मैंने 1 साल 1.5 साल मेहनत किया है इस सब चीज़ के बारे में। मैं बहुत सारी ठोकरें खाई है तब जाके मुझे पता चला, और आज मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। इससे भी मुझे ही फायदा होगा, क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ सबको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस टाइम पे मैं जब ये सब बना रहा हूँ मेरे पास एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मैं किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए ही बना रहा हूँ। तो ये चीज़ जो भी बता रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, इसके बारे में सोचिए, ठीक है। ओके, ठीक। ऑप्शंस में हम लोगों ने कॉल राइटर्स देखे और कॉल बायर्स देखे, ठीक है। अब ये दोनों, पहला और ये दूसरा, हम लोग अभी तक ऑप्शंस का बात कर रहे थे। ऑप्शंस का देखते देखते हम लोगों ने क्या देखा कि ये हाँ तो और दो भी करामाती पर्सन्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता करना होगा, पर इनके बारे में क्या पता करें, ये भी तो सवाल है। इससे पहले कि इनके बारे में कुछ बात करें, पहले डिटरमाइन करते हैं कि ये दोनों में से हम लोगों को जानना किसको है। देखिए, जानना दोनों को है, जानना दोनों को है, पर दोनों के बारे में ही जानते हैं। और जानने की कोशिश में मैं क्या बताऊं कि जानने की कोशिश में देखिए हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे, पर कौन क्या करता है, कौन किसको प्रभाव डालता है, मैं उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोगों को मार्केट के चार्ट्स दिखते हैं। मार्केट के चार्ट्स मतलब देखिए, मैं बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है, ऑप्शन बायर, ठीक है। तो अभी मैं ऑप्शंस का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन बायर हूँ। तो बैंक निफ्टी में 2 चार्ट होते हैं, जैसे कि अभी मैं 48,000 का हम लोग बात कर रहे थे। 48,000 का अगर भाई ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, काम तो कर रहा है, चलो चाहिए ऊपर करते हैं तो उठ जाता है ना। अच्छा, ओके, ठीक है। तो 48,000 का बात करें तो बैंक निफ्टी का एक चार्ट होता है जिसमें 48,000 है, और एक और ऑप्शन का चार्ट होता है 48,000 वाला, ठीक है। देखिए, 48,000 का अगर कोई सेलर सेल किया तो उसको कोई प्राइस में सेल किया होगा, इसका कोई प्रीमियम होगा, मान लेते हैं 400, ठीक है। और इसका भी एक चार्ट बनता है जिसको ऑप्शन चार्ट बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये ऑप्शन चार्ट हो गया। और बैंक निफ्टी का अपना चार्ट है जो ऊपर नीचे होता है, जैसे 48,000, 49,000, ठीक है, 49,050। तो इसका भी ऑप्शन चार्ट है, इसका भी ऑप्शन चार्ट है, इसका भी ऑप्शन चार्ट है, ये तीनों का है, पर 48,000 वाला चार्ट अलग है। तो इस बैंक निफ्टी का चार्ट के अंदर ही ये चार्ट बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर इतना है, पर स्लो काम क्यों कर रहा है पता नहीं। ऑप्शन चार्ट, बात आता है कि
यहाँ पे हो गया ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर भी दो तरह का होते हैं, कॉल सेलर, कॉल सेलर, कॉल बायर होते हैं। वैसे ही इसमें भी ऑप्शन बायर और यहाँ पे ऑप्शन कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन बायर, ये चार तरह के लोग होते हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक चीज़, जैसे कि मान लेते हैं एसबीआई का चार्ट, एसबीआई का चार्ट है। ठीक है, एसबीआई का चार्ट मान लेते हैं अभी 700 पे चल रहा है। ठीक, 700 पे चल रहा है, यहाँ पे अभी 700 पे चल रहा है इस जगह पे। ठीक, और इसको मान लेते हैं ये अगर ऊपर जाएगा 700 से 750 अगर आया, यहाँ 700 से 750 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स यहाँ पे बाय किए होंगे। ठीक है, किए होंगे ना, तभी तो बायर्स ही ने ऊपर लेके जाते हैं, तो बायर्स ऊपर लेके जाते हैं। अगर 750 से अगर फिर से 725 आ गया, 725 आ गया, ठीक है, कुछ भी करके 725 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने सेल किया होगा, जिसमें सेलर्स आए होंगे। ठीक है, तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक क्वेश्चन आता है ना कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसको ऊपर कौन लेके जा रहा है। मतलब बैंक निफ्टी अगर 48,000 में है तो ये 49,000 में आया, ये तो पता है 49,000 में आया, मान लेते हैं 49,000 में आया, और फिर वो 48,000 फिर से हो गया। $48,000 फिर से हो गया, तो आखिर यहाँ पे बायर और सेलर कौन है। मतलब यहाँ पे कौन है जो बायर जो 47 से 49,000 तक लेके आया था, और कौन है वो सेलर जो उसको फिर से नीचे लेके आया। तो ऑप्शन सेलिंग में या फिर कॉल राइटर में, या और ये ऑप्शंस वाले में कब 400 से ये 500 क्यों गया, और 500 से यहाँ 300 क्यों आया। कोई तो सेल किया होगा, कोई तो बाय किया होगा, तभी तो गया होगा। जैसे एसबीआई का चार्ट में हो रहा था ना, वैसे ही कोई तो यार सॉरी, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो
बात ये हो रहा है कि आखिर ये बैंक निफ्टी का चार्ट ऊपर या फिर नीचे क्यों जा रहा है, कौन है वो बायर्स और कौन है वो सेलर्स इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से कौन है वो बायर्स और कौन है वो सेलर्स, ठीक है। तो पहले तो बात ये आ जाता है कि जो सिंपल देखने से लगता है कि ये सेलर्स है तो सेल, ये लोग सेल कर रहे होंगे तो ये नीचे लेके आ रहे होंगे, ये बायर्स है तो ये मार्केट को ऊपर ले जा रहे होंगे। तो ऑप्शन बायर्स शायद मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, सेलर ऑप्शन सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन का चार्ट, फिर अगर ये सही है तो फिर ऑप्शन का चार्ट को कौन मूव करता है, शायद अगर जैसे कि हम लोग प्रीमियम देखें तो प्रीमियम शायद धीरे धीरे डिके होता रहता होगा, पर ऐसा तो है नहीं। मार्केट ऑप्शन का प्राइस भी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी का चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। तो बात वो आ जाता है कि आखिर ये बैंक निफ्टी को मूव कौन कराते हैं, ठीक है। कौन है वो बैंक निफ्टी के चार्ट के चारों में से कि कौन है जो बैंक निफ्टी का चार्ट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, क्योंकि नीचे आने वाले सेलर्स होंगे और ऊपर ले जाने वाले बायर्स होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ गलती किया है, पुट है वह यहाँ पे पुट सेलर्स, ठीक। ओके, हम लोगों ने बात किया था कि ये 48,000 है और सेलर्स जो कि कॉल सेलर्स हैं, वो कॉल सेलर्स अगर इसको मार्केट को अगर ये इसको अगर प्रीमियम इसका अगर सेल किए होंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट को अगर सेल किए होंगे तो वो नहीं चाहते हैं कि 48,000 के ऊपर मार्केट जाए, ठीक है। और स्टॉक्स में भी हम लोगों ने देखा था जो सेल किया होता है वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर मार्केट जाए, ठीक है। तो वैसे ही ये भी नहीं चाहते कि ये मार्केट के ऊपर जाए। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉल सेलर्स ये नहीं चाहते कि मार्केट 48,000 के ऊपर जाए, और पुट सेलर्स जो 48,000 वाले हैं वो नहीं चाहते कि मार्केट 48,000 के नीचे जाए, ठीक है। पुट वाले नहीं चाहते कि नीचे जाए और कॉल वाले नहीं चाहते हैं कि 48,000 के ऊपर जाए। तो जो भी यहाँ पे मतलब अगर कॉल राइटर्स वाले अगर ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, मतलब ये यहाँ पे वही ना होगा रस्सा कस्सी वाला गेम, मतलब दोनों साइड से खींचातानी हो रहा है। तो अगर कॉल राइटर्स वाले जो नहीं चाहते कि मार्केट 48,000 के ऊपर जाए वो अगर ज़्यादा हो गए तो मार्केट नीचे आएगा, और अगर पुट सेलर्स वाले अगर ज़्यादा हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसी को बोलते हैं पुट टू कॉल रेशियो, PCR, पुट टू कॉल रेशियो, ठीक है। इसी को बोलते हैं पुट टू कॉल रेशियो, ठीक है। अगर ये रेशियो अगर ज़्यादा हुआ 1 से तो शायद मार्केट ऊपर, शायद ज़्यादा ही हो ना, हाँ। पुट वाले अगर ज़्यादा रहें तो हाँ, पुट वाला अगर ज़्यादा रहे और कॉल वाला अगर कम रहे तो 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा रहे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर नीचे 1 से कम रहे तो मार्केट नीचे आएगा। इसी को बोलते हैं। तो अब ये उसका बाद में देखेंगे। बैंक निफ्टी का जो चार्ट बनता है उसमें मार्केट को ऊपर ले जाने वाले कौन होते हैं, पुट वाले, ये होते हैं बायर्स की तरह। जो स्टॉक्स में जो बायर्स होते हैं ना ये बायर्स की तरह काम करते हैं। और कॉल सेलर्स वाले क्या होते हैं, सेलर्स, ठीक। ये हो गया। तो ठीक है, इसको हटाते हैं पहले। ओके, तो अभी ऑप्शन बैंक निफ्टी का चार्ट में जो कॉल सेलर्स हैं और पुट सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को चार्ट में बैंक निफ्टी को मूव कराने वाले पुट राइटर्स क्या होते हैं, बायर्स होते हैं,
एक स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो जो बायर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कॉल राइटर्स क्या होते हैं? कॉल राइटर्स वो होते हैं जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक, जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। पर इसमें बात भी एक और आ जाता है। तो फिर हम लोग जो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन बायर, वो लोग क्या घंटा बजाते हैं? वो लोग क्या करते हैं? जो ये कॉल बाय करते हैं वो लोग क्या करते हैं? या फिर पुट बाय करते हैं, क्या उनका पैसा नहीं? जो वो कौन सा ये था, साड़ा कुत्ता साड़ा मारा कुत्ता, पता नहीं क्या था, जो भी है वो वाला, वो मतलब तुम्हारा पैसा मेरा पैसा नहीं, मेरा पैसा क्यों नहीं बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे कर सकता है? मेरा पैसा फिर क्या करता है? तो जो ये कॉल या फिर पुट का बायर्स होते हैं, कॉल को या बेचने या सेल करने का, तो देखिए जब आपने कॉल के 48,000 का कॉल को आपने अगर बाय किया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 300 में है, इसको अगर बहुत सारे कॉल 48,000 वाला कॉल अगर बहुत सारा खरीद लिया, बहुत सारे ट्रेडर ने खरीद लिया, तो ये 300 से 350 जाएगा, ठीक है, 350 जाएगा। पर इससे बैंक निफ्टी का चार्ट हिलेगा भी नहीं, ठीक, बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है। अगर और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि भले बैंक निफ्टी का चार्ट नीचे आ सकता है, नीचे आ गया, और फिर भी अगर बहुत सारे बायर्स कॉल के बायर्स आ गए 48,000 वाले, तो भी 350 चला जाएगा, ठीक, ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जो इस 48,000 के जो ऑप्शंस के बायर होते हैं वो बाय या सेल करते हैं, तो ये ऊपर जाता है, मतलब ये बस ऑप्शंस के चार्ट को ही बस अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन बायर्स ये बस ऑप्शन के चार्ट को अफेक्ट करते हैं, ये मार्केट का डिसीजन नहीं ले सकते, मार्केट का हिलाने की पावर नहीं रखते हैं। तो मार्केट को डिसाइड कौन करता है? मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, इसको डिसाइड करते हैं राइटर्स या फिर सेलर्स, ठीक है। और इसमें से कौन बायर से कौन सेलर से पता चल गया, ठीक, हाँ ये हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी का मार्केट को यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ठीक, ये चीज़ हो गया, लंबा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, थोड़ा देर और करते हैं, उसके बाद फिर इसको शायद 2 पार्ट में बनाना होगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन राइटर्स बैंक निफ्टी को हिला सकते हैं, और बैंक निफ्टी के चार्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो और ऑप्शंस का प्राइस भी उसी पे डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट को देख के ही ट्रेड कर रहे हैं, तो बेटर है। देखिए इसको बहुत कोई वो चार्ट देख के भी करता है ट्रेड, पर उसमें ज़्यादा मैं उसमें ये नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख के ट्रेड करता हूँ, तो मैं वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट को अफेक्ट कौन करता है? ऑप्शन राइटर्स, ठीक है, ऑप्शन सेलर्स, ठीक। तो अब हम लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स, कॉल सेलर्स कम है पुट राइटर्स से। पुट राइटर्स ऊपर ले जाते हैं ना, पुट ही नहीं ले जाते हैं, हाँ। तो पुट राइटर्स बायर हैं जो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, और सेलर क्या है? वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक्स में, जैसे कि SBI में, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं और सेलर्स नीचे लाते हैं। पर
अभी ये देख रहे हैं कि इन लोगों का प्रॉफिट कब होता है। इनका प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योरेंस वाले हैं और ये इंश्योरेंस वाले नहीं है। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे SBI को बाई किया है हम लोगों ने 700 रुपया में, ठीक है, 700 रुपये में बाई किया और वो 800 चला गया, ठीक है, वो अगर 800 चला गया तो हम लोगों को 100 रुपया का प्रॉफिट होता है। वो जितना ऊपर जाएगा वो इन लोगों का डिफरेंस के ऊपर काम करता है। पर अगर बैंक निफ्टी आपने कॉल पुट राइट किया 48,000 पे, ठीक है, और ये मार्केट चला गया 49,000 तक, तो आपका कितना 1,000 का फायदा होगा? नहीं, 1,000 का फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने देर तक होल्ड किया है, होल्ड और प्रीमियम, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट क्या है। जैसे प्रीमियम अगर 400 है और आपने अगर 2 दिन तक होल्ड किया है तो उसमें भी आपका 200 से 300 तक का आपका प्रॉफिट हुआ होगा। ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा, आपका प्रीमियम का प्रॉफिट होगा। आपने कितना प्रीमियम में बेचा है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो इंश्योरेंस की बात की थी उसमें इंश्योरेंस सेलर का क्या फ़ायदा हो रहा था कि हम लोग हर महीने जो 500 रुपया दे रहे थे ना वही उसका फ़ायदा था। पर अगर वो सेलर का अगर मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो उसको 1 लाख भी देना पड़ सकता है और 2 लाख भी देना पड़ सकता है। ये उसके साथ दिक्कत था, ठीक है। तो वैसे ही पुट राइटर्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है 48,000 वाला, ठीक है, 48,000 वाला, और किसी ने पुट राइटिंग की है, पुट राइटिंग की है, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मार्केट 48,000 के नीचे ना आए, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर भी चला गया, यहाँ भी घूम रहा हो और ये ऊपर धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, तो पुट इसमें जितना राइट किया था ना, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 500 में अगर पुट में प्रीमियम में इसने इस जगह पे राइटिंग किया था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 दिन चला गया, 2 दिन लग गया और अभी भी 2 दिन एक्सपायरी में होने में बाकी है, तो इसका प्रीमियम शायद यहाँ पे 200 होगा या फिर 100 होगा, ठीक है। तो जो 500 माइनस 100 है तो इसका 400 का फायदा हुआ है। इसका प्रॉफिट क्या हुआ है? एक तो थीटा डीके मिला है और ये क्योंकि वो चांसेस उसका फिर से 48,000 तक यहाँ से दूर है इसलिए और भी नीचे चला गया। पर अगर ये फिर से नीचे आता है और इस जगह पर अगर फिर से ट्रेड करता है और तो भी ये फिर से 500 तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है, ये फिर से 500 तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 दिन और 2 दिन एक्सपायरी में टाइम है, तो यहाँ से नीचे आने में 1 और दिन लग गया। तो भी ये सब पहले जो 100 में ट्रेड कर रहा था ना, अभी शायद 150 में ट्रेड करेगा, तो अभी भी ये कितना में प्रॉफिट में है? अभी भी ये 350 का प्रॉफिट में है, ठीक है। और अभी और भी देखिए, अगर ये 48,000 के नीचे भी आ गया ना तो भी ये शायद 150 रुपया वाला अभी 250 ही पहुंचेगा। तो और 250 पहुंचने के बाद भी इसका आने में टाइम लगा है, तो ये शायद आखिरी दिन में हो और 250 भी बहुत ज़्यादा बोल दिए, शायद अभी 100 में हो, तो अभी भी ये 400 का प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो अभी भी अगर इस जगह पे एक्सपायर कर गया तो भी इसका जीरो होने का, जीरो नहीं भी तो 10 रुपया में कम से कम बन जाएगा, तभी भी इसका प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो देखिए सेलर्स का कितना तरह से प्रॉफिट हो सकता है। अगर 48,000 के ऊपर मार्केट में इसने अगर अपना पोजीशंस बनाया है और मार्केट अगर इसी जगह पे 48,000 के ऊपर कहीं भी रह गया 2-3 दिन तक तो उसका प्रॉफिट पक्का हो रहा होगा। इसी जगह पे भी अगर रह गया तो भी उसका प्रॉफिट हो रहा होगा। पर अगर यही स्टॉक्स रहता और इस जगह पे घूम रहा है, इस जगह पे अगर 2-3 दिन से घूम रहा है तो उसका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। वो जब तक ऊपर ना, अगर कोई बायर रहता वो जब तक ऊपर ना गया हो, अगर वो फिर से वापस आ जाता ना तो उसका फिर से लॉस होने लगे। तो इसमें सेलर्स में क्या फ़ायदा है कि ये बस 48,000 के ऊपर कहीं ना कहीं रुके भी रहे ना 2-3 दिन तक, तो भी ये 500 रुपया का 300 रुपया हो जाएगा। इसका प्रीमियम का डिके होते रहता है। मैं वीकली का बात कर रहा हूँ, ठीक है, वीकली का बात कर रहा हूँ, ओके। मंथली के में वही 1-2 दिन ज़्यादा लग जा और क्या, तो इसका प्रीमियम डीके होते रहता है। तो ये ऑप्शन सेलर्स मेनली किससे कमाते हैं? थीटा डीके से, ठीक है, थीटा डीके से मेनली कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पे 48,000 कोई भी एक प्राइस है, उसके ऊपर अगर
एक ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया और मार्केट इसी जगह पे भी अगर रह गया ना और एक्सपायर कर गया तो पूरा का पूरा पैसा इसको मिलेगा, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया और ऊपर में भी रह गया ना तो भी उसको उतना ही मिलेगा, जो प्रीमियम मिला है उतना ही मिलेगा। और अगर उसके नीचे फिर से आता है और थोड़ा सा टाइम फिर से इसी जगह पे आता है तो भी उसको पूरा पैसा मिलेगा। उसके नीचे भी थोड़ा सा आके अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया ना तो भी उसको पूरा बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, 10-20 पॉइंट बस नहीं मिलेंगे शायद। तो ये चल रहा है, ठीक है। ऐसे उन लोगों का प्रॉफिट होता है। और वैसे ही कॉल वाला क्या चाहता है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए 48,000 का। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा देर रहेगा ना इसका प्रॉफिट होता जाएगा, धीरे धीरे 500 का प्रीमियम, 400 होगा, 400 से 300 होगा, 200 होगा, जितना भी होगा धीरे धीरे घटते जाएगा। जितना ज़्यादा दिन रहेगा उतना ज़्यादा घटते जाएगा। और उसके बाद अगर ये ऊपर जाए फिर भी उसका 200 का 250 ही जाएगा ना, क्योंकि इसका फिर से मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसका जाके यहाँ पे रुकना चाहिए। हाँ, तो मतलब प्रीमियम अभी भी उसका उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये 48,000 के आमने सामने ही है ना, ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया है ना। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 48,000 का 49,000 हो जाए, वैसा नहीं। 100, 150, 50 पॉइंट अगर ऊपर भी रहे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लेयर पे नहीं रहने तो भी। और फिर ये ऊपर ऐसा, तो ये मतलब थीटा डीके का पैसा खाते हैं, ठीक है। ये स्टॉक से बिल्कुल अंतर होता है। स्टॉक्स में मान लीजिए, स्टॉक्स में अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है और ये मार्केट यहीं पे घूम रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका टाइम की जो धीरे धीरे जा रहा है ना उसमें अपना पैसा फंसा हुआ है। और अगर मान लो ये क्योंकि ये सेल किया होगा, मान लेते हैं जैसे कॉल का हम लोग सेल का बात करें, तो उसका जब तक नीचे ना आए तब तक उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, 10% का नीचे आ गया, 10% का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे ये इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर से ये नीचे जाने का कोशिश करे तो। पर अगर ये सेलर से तो पहले तो उसका 10% अगर नीचे आएगा तो 10% का प्रॉफिट नहीं होगा, जितना प्रीमियम है उसका कुछ परसेंट अभी प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो वेट करेगा जब तक यहाँ तक इसको क्रॉस ना करे, तब तक वेट करता रहेगा और यहाँ पे ये अपना पूरा का पूरा प्रीमियम खाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर ये भले, और इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि स्टॉक्स वाले हैं ना, तो वो अगर यहाँ पे प्रॉफिट अपना पोजीशन बनाया हो और वो मार्केट नीचे आया और अपना प्रॉफिट को बुक नहीं किए और ये फिर से इसी जगह पे चला गया ना, तो उनका जीरो का प्रॉफिट होने लगेगा फिर से। और अब उसका रिस्क ये है कि अगर वो इसके ऊपर चला गया तो फिर से उसका लॉस होने का, अब वो लॉस के रिस्क में आ चुका है। तो ये होता है, ये दोनों में ये अंतर है। क्योंकि देखिए अब कौन से ट्रेडर कहाँ पे फंसे हुए हैं उसके हिसाब से देखिएगा आप। अगर अब देखिए वो चीज़ कि हम लोगों को अपना ट्रेडर्स, कौन से ट्रेडर्स कहाँ पे एंट्री लिए हुए हैं वो चीज़ जानना कितना जरूरी है। अगर ऑप्शन सेलर यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं और आपने सोचा कि वो नीचे आ गया और अब उनका प्रॉफिट हो रहा होगा इस जगह पे, और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया और आपने ये सोचा कि ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन सेलर हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे काटेंगे जैसे ही नीचे जाएगा, तो आप गलत हैं। आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं काटेंगे। उनके पास ये जोन है अभी भी, वो अपने प्रॉफिट को अपना पूरा का पूरा प्रीमियम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी अपना क्यों काटेंगे यहाँ पे? वो तो अभी इनका पूरा टाइम है, वो और भी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना पूरा का पूरा प्रीमियम को खाने की कोशिश करेंगे ना। तो वो ये चीज़, पर अगर यही चीज़ स्टॉक्स में देखिएगा तो ये यहाँ से यहाँ आया 2-4%, अब यहाँ पे नेगेटिव आया। अगर वो इस तरह का ट्रेडर से अगर आपका पाला पड़ा है तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ बनाया और ये फिर से ऊपर जाने लगा, तो ये अपना पोजीशन से यहाँ पे कट करेंगे और फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कट क्यों करेंगे? इनका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो लेंगे ना, और इनका प्रॉफिट हुआ है, भले प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम होगा, पर उनको पता है कि वो फिर से जब तक ये नीचे नहीं आया तब तक वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और जितना ज़्यादा एक्सपायरी के क्लोज रहेगा उतना वो ज़्यादा चाहेंगे कि, उनको पता है कि ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो कितना ही घटेगा। उनका प्रॉफिट का थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा रिस्क ही तो लेंगे, पर ये अपना प्रॉफिट का रिस्क नहीं ले रहे हैं ये,
ठीक है। अगर ये मान भी लेते हैं यहाँ पे नहीं काटेंगे तो इस जगह पे प्राइस नहीं काट रहे हैं तो ये जाएगा फिर से ऐसा, और नेगेटिव प्राइस एक्शन जब बनाएगा तो फिर तो काटेंगे ना, कहीं तो काटेंगे ना। ये पोजिशनल ट्रेडर हो गए, ये ऑप्शन ट्रेडर हो गए, ठीक है। मैं इसका बात कर रहा था कि हम लोगों को कौन से ट्रेडर कहाँ पे, हम लोगों को देखना है कि कौन से ट्रेडर कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे क्या कौन से ट्रेडर हैं, ठीक। ये हो गया। तो हम लोगों ने समझा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडर्स क्या चीज़ का देखते हैं। तो देखिए, ऑप्शन राइटर बेसिकली कमाता कब है, कमाता किससे है, थीटा डीके से, थीटा डीके से कमाता है, ओके। और थीटा डीके से कमाता है, इसका मतलब वो बस चाहता है कि मैं जो जिस प्रीमियम में लिया हूँ उसके ऊपर या नीचे ना जाए, ऊपर या नीचे। जैसे कॉल वाले चाहते हैं कि ऊपर ना जाए और पुट वाले चाहते हैं कि नीचे ना जाए, ठीक है। अब ये हो गया ऑप्शन राइटर के बारे में। और ऑप्शन बाइंग में उन लोगों का कुछ नहीं, उन लोगों का थीटा डीके होते जाएगा। अब अगर ऑप्शन बायर हैं, यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया, ये ऊपर जा रहा है, ये ऑप्शन बाइंग किया, आपको लगा कि अभी ऑप्शन बाइंग में कॉल आपने खरीद लिया, यहाँ पे 400 में है, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 10 मिनट अगर रुक गया या फिर आधा घंटा 1 घंटा रुक गया ना, तो यहाँ भले 450 पहुँच गया था, ये फिर से वापस इस जगह पे आया भी नहीं, और ये पूरा नीचे आके यहाँ पे फिर से इसका प्रीमियम नीचे आके शायद 350 में ट्रेड कर रहा होगा। तो आपका भले मार्केट ऊपर गया हो पर ये नीचे आ जाएगा। ये होता है ऑप्शन बाइंग का प्रॉब्लम, इसमें थीटा डीके से बचना पड़ता है, ये नौटंकी है। यहाँ पर इसमें कम पैसा लगता है और इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ये नौटंकी ज़्यादा झंझट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि मतलब कहाँ पे डरते हैं, कहाँ पे नहीं डरते हैं। अब देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने पहला समझा कि कौन है वो, क्या है उनका, कब उनका प्रॉफिट बनाते हैं, क्यों प्रॉफिट बनाते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है, ठीक है, माइंडसेट क्या है। अब उसका माइंडसेट को जब हम लोग समझ गए तो अब उसका माइंडसेट का एनालिसिस करके हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे कि उन लोग कब कब एंट्री लेते हैं, अगर हम लोग उनका एंट्री को पता कर लिए तो उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा सिनेरियो बने जिससे उन लोग अपना पोजीशन से निकलेगा, उन लोग अपना पोजीशन से क्यों निकलेगा, ये हम लोग को पता करना है। और उसके साथ भी हम लोग को कुछ ऐसे सेटअप चाहिए होंगे जिससे उन लोगों को वो लोग डरे, क्योंकि अगर वो लोग डरेंगे नहीं ना, क्योंकि हम लोग जैसा देखा था कि अगर इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते पुट वाले, तो अगर यहाँ पे कोई पुट 2-4 दिन यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे भी रुका, फिर ये ऊपर भी गया ना, 48,000 के ऊपर भी गया ना, फिर भी ये नहीं डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर रुका ना तो भी उनको फिर से प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो कुछ ऐसा सेटअप, कुछ ऐसा अलग सा चीज़ जैसे जिसमें इनको घाटा या फिर कुछ ऐसा मतलब दिखना चाहिए मार्केट में, कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो लोग डरें, ये लोग डरें और अपना जो स्क्वायर अप कब करें वो चीज़ हम लोगों को पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने इनके बारे में जाना है अभी, ठीक है, वो प्रॉफिट कब करते हैं, कब लॉस करते हैं, ये चीज़। अब उनका माइंडसेट हम लोगों ने समझ चुका है। अब माइंडसेट समझने के बाद हम लोग कब वो लोग लॉस करते हैं, कब हम लोग प्रॉफिट करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और उसके बाद मार्केट में किस टाइप का चार्ट बनता है वो चीज़ देखेंगे, और उसमें से हम लोग अपना कब घुसना है, वेयर वाई कोई भी सेटअप जो भी देखना है वो देखेंगे। तो वो हो गया नेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये वाला वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे, ऑप्शंस के बारे में ही जानते हुए नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ओके। और उसके साथ साथ शायद मैं चार्ट भी दिखाने का कोशिश करूँगा, चार्ट में भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। तो ये शायद बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटा का हो जाएगा शायद। तो थैंक यू, बाय, जय हिंद।